हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास। हम देखेंगे कि जो बुक से हम मार्क कर सकते हैं बुक से मार्क कर लेंगे, और जो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस होंगे उनको हम सेपरेट पीडीएफ पे लिख लेंगे। तो ये जो पहले 4 क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स हमें बुक से ही मिल जाएंगे, तो हम बुक पर ही मार्क कर लेंगे। उसके अलावा जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस रह गए 2.5 से 2.8 तक, वो मैंने सेपरेट पीडीएफ में अरेंज किए हुए हैं और बहुत आसान और सिंपल करके लिखे हुए हैं। तो वहां से भी हम इसको समझ लेंगे और फिर याद कर लेना आप। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, साथ ही अगला क्वेश्चन भी पढ़ लो। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और उससे अगला है स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। ये तीनों क्वेश्चंस जो है ना, हमें इस चैप्टर के स्टार्ट में मिल जाएंगे जाके, तो हम वहां पर जाके मार्क कर लेते हैं। अब हम चलते हैं, जो हमारा पास टॉपिक था 2.1, वहां पर था स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन। यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका पेज नंबर है 29 पेज पर आपको मिल जाएगी डेफिनेशन स्केलर की, और मिल जाएगी यहीं पर ही वेक्टर की। इसके साथ साथ अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास 2.2, जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसमें हमसे ये कहा गया था कि आप बताएं 5 स्केलर क्वांटिटीज एंड 5 वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर, और यहाँ पर मैथ भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी ही होती है। टोटल 7 गिवन है, तो आप इसमें से 5 याद कर लो। आगे चलो वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ, तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज भी हमें दी हुई है बिल्कुल स्टार्ट में। यहाँ पर देख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, एटसेट्रा। ठीक है, ये 5 हमारे पास यहाँ पर हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये हमारे पास 2.2 का भी आंसर हो गया। तो यहीं पर ही हमें पहले 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और अगर आपको याद हो कि 2.3 क्वेश्चन हमसे कहा, क्या कह रहा था, वो था हेड टू टेल रूल को डिफाइन करें। तो ये हमारे पास है हेड टू टेल रूल। तो क्वेश्चन नंबर 2.3 भी हमारा यहीं पर हो गया। अब हम चलते हैं 2.4 की तरफ। और 2.4 हमसे कहता है कि, अच्छा जी, यहां पर आ जाए, कहता है कि व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो हमने इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को डिटेल से समझ लिया। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स वहां पर हैं। तो वहां पर जाके आप इसका लेक्चर भी ले सकते हो। लेकिन अभी हमने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके मुताबिक अगर मैं आपको आंसर बताऊं ना, अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ऊपर आए, यहाँ पर अगर आप देख सकें पेज नंबर 47 के ऊपर, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये पॉइंट याद करें, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डेफिनेशन मिल गई है। अगर फौरन अगले पॉइंट की तरफ आ जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज स्पीड टाइम ग्राफ। तो समझना है डिटेल से, तो फिर आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जस्ट याद करना है इसको, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो अगले जितने भी क्वेश्चन है ना 2.5 से लेकर 2.8 तक, ये जरा कॉन्सेप्चुअल टाइप है। तो इसको इसको ना मैंने सेपरेट पीडीएफ पे लिखा हुआ है, तो हम वहां पर चलते हैं, वहां जाके समझ लेते हैं इसे। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि फॉलोइंग, यानी कि पहले से मुराद 2.5, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऊपर से नीचे चीज गिर रही है ना, तो उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगी, एक जैसी लगेगी सबके ऊपर। डज दिस इम्प्लाई दैट द हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन अ लाइटर वन। अब देखो, मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, अगर आप देखो 2.13 जो हमारे पास टॉपिक है फ्री फॉल एक्सेलरेशन, तो वहां पर मैंने डिटेल से ये बात डिस्कस की थी कि जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज फेंक रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर ना जमीन अपनी फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन लगा रही होती है। तो जितनी एक्सेलरेशन उनके ऊपर लग रही होती है ना, वो एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें उसको, तो राउंड ऑफ करके वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो आपको अच्छे से याद होगी होगी, क्योंकि हम एमसीक्यूज के अंदर भी हमने ये वैल्यू का इस्तेमाल किया है। तो वो कहता है कि अगर ऊपर से नीचे कोई चीज गिरी है ना, तो चाहे वो हैवियर हो, चाहे वो लाइटर हो, चाहे वो बहुत बड़ी हो, चाहे वो बहुत छोटी हो, तो सब पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगी, जमीन सबको अपनी तरफ ही खींचेगी, और सेम एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल करें ना, तो ये एक्सपेरिमेंट अगर हम करें, तो हम यही सोचेंगे, हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है सोचना कि यार अगर हम एक ऊपर से एक लाइटर ऑब्जेक्ट जैसे कि शॉपर फेंक रहे हैं, और एक हैवियर ऑब्जेक्ट जैसे कि ईंट फेंक रहे हैं, तो ईंट तो पहले नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर रियल लाइफ के अंदर होता ही है कि यहाँ पर ना एयर रेजिस्टेंस होती है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट पर ना ऐसा लगता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो कम लग रही है, और लाइटर ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा लग रही है। यानी कि हवा जो है ना वो उनको रोकने की कोशिश करती है। अब देखो, ईंट को अगर हवा रोकेगी, तो वो कितना रोक लेगी, वो नहीं रोक पाएगी। लेकिन अगर शॉपर को हवा रोकेगी, तो वो इधर उधर घुमा देगी, शॉपर को नीचे नहीं गिर पाएगा वो, क्योंकि वो लाइटर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम यही एक्सपेरिमेंट करें ना किसी वैक्यूम में, यानी कि एक ऐसी जगह पे जहां पर हवा ही ना हो,
ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ही ना हो जहां पर। तो वहां पर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम यही ऑब्जर्व करेंगे जो कि गलीलियो ने आज से कई सौ साल पहले ऑब्जर्व किया था, कि अगर हम ऊपर से नीचे कोई चीज फेंगे, चाहे वो वजनी हो चाहे वो हल्की हो, तो दोनों एट अ सेम टाइम ही नीचे जाके गिरेंगी। तो यही मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, नो इट डज नॉट इम्प्लाई दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर। ये हमें ये हम ये समझ ही नहीं सकते कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो है ना जल्दी गिरेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस हो, ऑल ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ सरफेस फॉल विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जमीन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन लगा रही है, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींचेगी, और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर मास। इस पर डिपेंड नहीं करता। आप ये कह सकते हो कि जो वैल्यू ऑफ जी है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, वो इंडिपेंडेंट है मैस से। ठीक है, मैस चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज एट अ सेम टाइम ही नीचे गिरेगी। दिस मीन दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर वन। ठीक है, रियल लाइफ में आप ये ऑब्जर्व नहीं कर सकोगे, लेकिन अगर आप यही एक्सपेरिमेंट करोगे किसी वैक्यूम में, किसी खाली जगह में जहां पर हवा ना हो, तो वहां पर आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम रिटन इन अ स्केलर नोटेशन। वेक्टर क्वांटिटीज को अक्सर हम स्केलर फॉर्म में भी लिखते होते हैं, नॉट बोल्ड फेस। ठीक है, अगर आपको याद हो टॉपिक नंबर 2.1, वहां पर मैंने ये बात क्लियर की थी कि हमने जब भी वेक्टर्स लिखने हैं ना, तो वेक्टर्स को हम बोल्ड फेस में लिखते हैं। जैसे कि फर्ज करो मेरे पास ना ये लिखा हुआ है, अगर ये देखो एक वी लिखा हुआ है सिंपल, और अगर एक वी इस तरह लिखा हुआ है डार्क करके, इन दोनों वी के अंदर आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये जो पहला वाला वी है ना, ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, और ये जो अगला वी है ना, ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। देखो, अगर हम पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना, तो हम डार्क करते करते अपना पेपर खराब कर बैठेंगे। इसलिए वो कहता है कि अगर आप ऐसा करो कि वेक्टर क्वांटिटीज को आप स्केलर फॉर्म में ही लिख लो, ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में ही लिख लो, तो फिर हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड। अगर आप इस तरह लिख लोगे तो फिर आप कैसे बता पाओगे कि हम ये स्केलर क्वांटिटी लिख रहे हैं या वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं? तो बुक ने ही इसका आसान तरीका बताया हुआ था, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन इन अ स्केलर फॉर्म, जब हम इस वेक्टर क्वांटिटी को इस स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि बोल्ड फेस में नहीं लिखेंगे, द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग एन एरो ऑन द टॉप ऑफ द लेटर। तो डायरेक्शन जब डिनोट करनी है ना, तो डायरेक्शन किस तरह डिनोट करेंगे? आप क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर इस तरह का एक एरो बना देंगे। ठीक है, अब हमें ये रिप्रेजेंट होगा कि भाई साहब ये वेक्टर क्वांटिटी लिखी है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ बोल्ड लेटर लाइक वी, आप बोल्ड लेटर वी यानी कि वेक्टर पूरा बोल्ड करके लिखने की बजाय वी राइट एज इट, वी के ऊपर एक एरो। ठीक है, ये एरो बना हुआ है वी के ऊपर एक एरो बना दो। दिस एरो शोज दैट द क्वांटिटी इज अ वेक्टर एंड नॉट जस्ट अ स्केलर। तो हमें ये रिप्रेजेंट करवाती है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, वो क्या है, वो वेक्टर है, स्केलर नहीं है। ठीक हो गया बात। अगर सिंपल वी लिखोगे तो स्केलर हो जाएगी, और अगर आप इसके ऊपर एरो लगा दोगे तो हमें रिप्रेजेंट कराएगी अब ये क्या, वेक्टर क्वांटिटी। बस यही बात हो रही है यहाँ पर। अब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी है इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, विल इट्स वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म। क्या है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। जब मैंने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ाया था ना, तो वहां पर मैंने ये कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस कराया था, तो अब दोबारा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। नो वेलोसिटी विल नॉट ऑलवेज बी यूनिफॉर्म इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। हमेशा ये बात जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास स्पीड जो है ना यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकती है, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो दोनों केसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इसी तरह आपने आंसर अटेम्प्ट करना है। रीजन से स्टार्ट करना। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो कि डिस्क्राइब की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड के साथ ब्रैकेट के अंदर स्पीड लिख दिया। अब वेलोसिटी डिपेंड कर रही है स्पीड पर और साथ साथ डायरेक्शन के ऊपर भी। ठीक है, ये बात अब जेन में आ गई है। अब कंडीशन सुनो क्या होगा। ठीक है, किस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन से मूव कर रही है बिल्कुल सीधा, विद यूनिफॉर्म स्पीड, और इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है। मिसाल के तौर पे जो स्पीड आपके स्टार्टिंग में थी ना, 10 मीटर पर सेकंड, वही स्पीड यहाँ है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। हर पॉइंट पे आपकी जो स्पीड है ना वो 10 मीटर पर सेकंड ही है। 10 तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया ना। आप बस ये समझें कि जो आपकी स्पीड, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं ना, थ्रू आउट दी जर्नी आपकी स्पीड वही रहेगी। तो ये हमारे पास होगी स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। देन इट्स वेलोसिटी भी ऑल्सो भी यूनिफॉर्म, तो इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। अब वेलोसिटी डिपेंड करती है यूनिफॉर्म स्पीड पर। ठीक है, ये देखो हमारे पास एक स्पीड हो गई है, और साथ साथ किस पे डिपेंड कर रही है? साथ साथ इस पर भी डिपेंड कर रही है कि हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है?
बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर स्पीड भी यूनिफॉर्म है और यहाँ पर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। अगला केस सुनो। अगला केस ये हो सकता है, बट इफ द बॉडी चेंजेस डायरेक्शन। अब बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली व्हाइल कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, लेकिन स्पीड हमारी कांस्टेंट है। स्पीड क्या है हमारे पास? स्पीड वही हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन फिर भी बॉडी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। जब डायरेक्शन को चेंज कर लिया, इट मींस कि अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी की जो दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम रहा। लेट्स से मैग्नीट्यूड हमने रखा था 10 मीटर पर सेकंड, वो सेम रहा थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारी स्पीड तो जो है वो तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है मोशन इन सर्कल। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, आप देख लो। मोशन इन सर्कल में हम डिस्कस अगर करें तो देखो, हर पॉइंट पर हम अपनी ना डायरेक्शन को जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन्स कि अब हमारे पास वेलोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं रही है। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट के ऊपर आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस पॉइंट पर भी आपकी 10 है, इस पॉइंट पर भी 10 है, इस पॉइंट पर भी 10 है। क्या मुझे ये बताओ कि आपकी जो यहाँ पर स्पीड है वो थ्रू आउट सेम स्पीड है? आप कहोगे हाँ जी सेम स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन आप ये बताओ, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ जी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास जो है ना वेलोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं रही, बल्कि वेलोसिटी भी हमारे पास अब चेंज होती जा रही है। तो वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं उसको। तो ये दो कंडीशंस थी। तो अब होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जब स्केलर और वेक्टर और आई थिंक नहीं, हाँ, स्पीड एंड वेलोसिटी जब मैंने पढ़ाया था डिटेल से, मैंने एक्सप्लेन किया था इसको। तो आप अगर वो लेक्चर आपने ले लिया तो आपको फिर ये समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आई कहता है, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड? एक्सेलरेशन फौरन आप जेन में ले, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब कहता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, पहला केस, और दूसरा केस जब स्पीड कांस्टेंट होगी। तो हम पहला डिस्कस करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन हरगिज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है। एक पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी अगर है ना 10 मीटर पर सेकंड, तो थ्रू आउट द जर्नी आपकी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो ये होगी कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो वही बात लिखी हमने, बिकॉज व्हेन अ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, अभी पढ़ के आए हैं। किस पे? मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पे। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम है और डायरेक्शन भी हमारे पास सेम है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन होगी? नहीं होगी। एक्सेलरेशन उसी वक्त होगी जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। एक पॉइंट पर 10 है तो अगली पॉइंट पर 30, और अगले पॉइंट पर 20, और इससे अगले पॉइंट पर 30 हमारे पास स्पीड होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी में चेंज आएगा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम निकालेंगे, वही एक्सेलरेशन होती है। सिंस एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज। तो हम वेलोसिटी को चेंज कर ही नहीं रहे, हम कांस्टेंट वेलोसिटी रख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कैसे टेक प्लेस होगी? नहीं हो सकती। अब कांस्टेंट स्पीड में समझो क्या होगा। कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन हो सकती है, यस इट इज पॉसिबल, इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड बट चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। अभी मैंने मिसाल दी आपको सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बताया था? मैंने यही बताया था आपको कि आपका जो हर पॉइंट है, आपके हर पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो, अगर आप अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखते हो, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पर आप रखते हो 50 मीटर पर सेकंड, इस पर भी रखते हो 50 मीटर पर सेकंड, इस पर भी 50 रखते हो, सही 50 रखते हो, तो ये कंडीशन होगी आपके पास कांस्टेंट स्पीड की। आपके पास स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है? आप कहेंगे नहीं नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर। वेलोसिटी तो यहाँ पर चेंज हो रही है, क्योंकि हम हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज समझो वेलोसिटी चेंज। अब यहां पर चेंज इन वेलोसिटी आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहां पर चेंज इन वेलोसिटी आ गया, इट मींस जब चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो यहां पर एक्सेलरेशन ही होगी। वेलोसिटी होता ही एक्सेलरेशन होता ही चेंज इन वेलोसिटी है। तो यही बात मैंने यहां लिखी है, इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड बट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, फॉर एग्जांपल इन अ सर्कुलर मोशन, जो भी हमने यहां पर डिस्कस किया एग्जांपल, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। तो अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि इसकी अब डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है ना, एक मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड तो आप समझ लो कि हमने सेम रखा, ठीक है, सेम रखा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी के दो पैरामीटर्स हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जब इनमें से एक चीज भी चेंज हो रही हो, तो हम कह देंगे यहां पर हमारे पास अब चेंज इन वेलोसिटी आ गया।
और चेंज इन वेलोसिटी ही को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। हेंस द बॉडी विल हैव एक्सेलरेशन इवन विद द कांस्टेंट स्पीड। तो होप सो आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये लेक्चर जब आपने लिए होंगे स्पीड एंड वेलोसिटी खास तौर पर और एक्सेलरेशन वाला, वहां पर बहुत डिटेल से मैंने बातें समझाई थी। अगर आप वो ले लोगे तो फिर ये आपको समझना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसके साथ साथ ही हमने आसान से जो 8 क्वेश्चन हैं वो पूरे पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।